Hello, very good morning dear student. In today's session we will discussing about the basic concept of chemistry, then 7 fundamental units के बारे में आपको बताएंगे, जो कि कल मैंने बात की थी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने से पहले मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाई थी कल, मैंने आपको मोल निकालने के 4 फॉर्मूले बताए थे। आज थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनके बारे में आप फिजिक्स में जानेंगे और केमिस्ट्री में भी जानेंगे। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो सब आपने फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सीखे होंगे फिजिक्स फैकल्टी से। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है मोल निकालने के बाद अगले टॉपिक में मैं एक नया बात बता रहा हूँ आपको, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों ध्यान देना, कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसके अलावा जिसको डायमेंशनल फार्मूले में फिजिक्स के अंदर आप यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस टॉपिक में। 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे थोड़ी सी बात आपके साथ कर दूँ मैं। तो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है? पहली लेंथ, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। सेकंड 7 फंडामेंटल यूनिट में सेकंड यूनिट आपकी आती है लेंथ, मास, टाइम। बच्चों याद रखना, लेंथ, मास। थर्ड टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। फोर्थ फंडामेंटल यूनिट नंबर 4, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर में मेजर करते हैं। फिफ्थ आती है थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। कौन सी बच्चों? थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, उसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। फिर से देखो बच्चों, 6 नंबर पे फंडामेंटल यूनिट कौन? लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम किस में मेजर करेंगे? लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडिला, CD, द सिंबल ऑफ CD। और 7th नंबर पे मैं एक यूनिट लिख रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान देना, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। तो अभी तक आपको ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स समझ में आई होगी। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, विच इज 7 फंडामेंटल यूनिट्स? तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है? तो लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये फंडामेंटल यूनिट का नाम है और ये उसकी यूनिट है। तो अभी से आपको ये बातें याद हो जानी चाहिए। यूनिट, फंडामेंटल यूनिट FU और उसकी यूनिट। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास किलोग्राम में। टाइम सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर केल्विन में। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल का सिंबल हम क्या लगाते हैं? अक्सर N बराबर मोल। और फिर मोल निकालने मैंने आपको सिखाया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W2 अपॉन M2। W बोले तो वेट या मास इन ग्राम, और M2 बोले तो मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना सिखा दिया है। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम डीपली एंट्री हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा सब कुछ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अभी तक आपको 7 फंडामेंटल यूनिट याद हो गई होगी। एक बार नोट डाउन कर लो, आराम से आप देख सकते हो। लेंथ मीटर, M kg, मास kg किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। फिर आती है लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट है डिराइव्ड यूनिट। वैसे फिजिक्स में आप जान जाओगे ये सारी बातें, फिजिकल केमिस्ट्री है, चूंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है बच्चों, तो आपको लॉजिकली चीज़ों पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ। 7 फंडामेंटल यूनिट के बाद डिराइव्ड यूनिट। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? द यूनिट्स विच अकर्स फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त की जाती है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिराइव्ड यूनिट। देख लेते क्या होती है डिराइव्ड यूनिट। अलग पेन यूज करता हूँ। डिराइव्ड यूनिट, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त की जाती है। units that occurs from fundamental unit are called derived unit। ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त की जाती है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब कौन सी डिराइव्ड यूनिट है? सपोज करो कि डेंसिटी,
डेंसिटी एक प्रकार की डिराइव्ड यूनिट है। कैसे? आप जानते हो D इजिकल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी ये पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम मीटर क्यूब या फिर लीटर, तो केजी पर लीटर। तो ऐसी यूनिट डेंसिटी में केजी का यूज हुआ। केजी क्या है? मास। मास कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। और वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो ये कैसी यूनिट होगी? डेंसिटी एक प्रकार की डिराइव्ड यूनिट होगी। और देखिए कोई अपन ऐसा एक एग्जांपल इसमें लेके ऐसी यूनिट मास और मीटर, 3 मीटर क्यूब। लीटर को मैं लिख सकता हूँ, 1 लीटर किसके बराबर होता है बच्चों? मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो केजी और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर -3 का क्यूब। तो ये डेंसिटी की यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, छोटी यूनिट में कहे तो ये ऐसी यूनिट है डेंसिटी जो फंडामेंटल यूनिट से मिली है। ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। कि नहीं आई हो तो मेरे साथ बात करो। तो क्लियर हो गया है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। मोल कॉन्सेप्ट मैंने एंट्री मारा था पहले। थोड़ा सा देखो सीक्वेंस हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप रूटीन में हम सिलेबस आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे, जैसे क्लास के अंदर आप बैठ रहे हो, तब हम सीक्वेंस वाइज चलना शुरू कर देंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। लेकिन अभी मैं पूरी बातें कर रहा हूँ वो थोड़े से लॉजिक के ऊपर जा रहा हूँ, आपके बेस क्लियर करने के लिए चल रहा हूँ। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें स्पेशली बच्चों। लेकिन आप रोज़ लिखने का काम जरूर करना। वीडियोस देखने के बाद इन चीज़ों को लिखिए, आप टीचर्स के साथ एडॉप्ट हो जाओ। पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको पढ़ाते हैं और अच्छे लेवल का भी पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको एक सिलेबस को साथ में लेके चलना और सिलेक्शन करवा देना आपका, ये बहुत बड़ी बात होती है। कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो ध्यान में रखते हुए चलना। अनलिमिटेड ऐसी बातें आपके दिमाग में घुसेड़ देते हैं कुछ लोग, तो वो काम की नहीं है बच्चों, बाहर की चीज़ें। अभी हाल की परिस्थिति को देखते हुए पेपर बिल्कुल नॉर्मल लेवल का आता है, इसलिए ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ना भी आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, बुक और उससे थोड़ा बाहर जाना है लिमिट में। तो वो एक अनुभव से आता है। जैसे कोई फैकल्टी, जैसे मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई फैकल्टी और ज़्यादा टाइम से पढ़ा रही, तो उनको अनुभव हो जाता है कि पेपर किस लेवल का आता है, उस हिसाब से आपको चलना होगा। जैसे पढ़ाने के लिए तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आप MBBS जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनलिमिटेड पढ़ा सकता है। एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट जो 1 महीने में पूरा होता है और एक टीचर 5 लेक्चर में भी पूरा कर सकता है। तो वो अपने अपने तरीके होते हैं। और 5 लेक्चर्स में जो पूरा करता है वो भी सिलेक्शन करा सकता है, और वो 35 लेक्चर में पूरा करेगा वो भी नहीं करा सकता है। तो इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, आपका मेन अनुभव है। लेकिन इसमें अपन ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं कि पहला चैप्टर, इसलिए आप थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आगे की केमिस्ट्री आपके लिए इजी बन जाए। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखा दिया? फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, मोल निकालने के फॉर्मूले। एक नज़र में मोल का पहले फॉर्मूला बताया ही था आपको, गिवन मास वेट इन ग्राम अपॉन मोलर वेट, इसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास निकालना आपको सिखा दिया है बच्चों। मोल का दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, V वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट STP। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोल इज इक्वल टू V इन ml अपॉन 22,400। उसके बाद मोल का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको एक और बताया था, आपको याद हो तो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखना आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। व्हाट इज Na? Na इज द एवोगैड्रो नंबर। ये सारी बातें आपके साथ कर ली है। अब आपको इसके बाद आगे मैं लेके जा रहा हूँ बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों पे, वो ध्यान रखना। आपने ये भी जाना है एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, मिक्सर कितने प्रकार का होता है, ये सारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें आती है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग ए मास। आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें मैटर बताया हुआ है। मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें मास होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग ए मास इज नोन एज मैटर। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन दिया है, तो कुछ चीज़ें घोखने के लिए दी है, उनको आपको याद नहीं रखना। मैटर का क्लासिफिकेशन दिया होगा आपकी बुक में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, आप जानेंगे पूरा वो सब बातें। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं, आखिरकार हम कुछ बाकी न रह जाए। तो ये बातें आपको मोल में पता रह गई होगी, मोल निकालना आपको आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बात आपके साथ करता हूँ बच्चों, ये तो मैंने रिवीजन में ऐसे थोड़ा सा क्विक की पिछला आपको याद दिलाया। आगे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आपके साथ, वो इस तरह से है। अभी बात कर लेते हैं आपके साथ मैटर।
मैटर का क्लासिफिकेशन थोड़ा बता दे आज के इस लेक्चर में। मैटर क्या होता है, ध्यान देना और ध्यान से समझना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग मास आर नोन एज मैटर। अब हम बात करते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। बड़े तौर पर मैटर दो प्रकार का होता है, एक आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ध्यान देना बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों, ध्यान देना, आपका इंतज़ार है मुझे पता है, लेकिन आप इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आप इसको देख जरूर लेना। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 आते हैं, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों ध्यान दो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत नज़दीक होते हैं, लिक्विड में इन कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर तो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। तो इसकी शेप और साइज और वॉल्यूम कंफर्म होता है इसका। दे कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालते हो लिक्विड को उसका शेप ले लेता है, और गैस के अंदर साइज और शेप कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज मच लेस, होता ही नहीं है। गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर तक मूवमेंट करता रहता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 आता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। बच्चों ध्यान देना, केमिकल क्लासिफिकेशन में एक आता है प्योर सब्सटेंस, बुक में सारी बातें लिखी है एनसीईआरटी में, और दूसरा आता है मिक्सर। देखो केमिस्ट्री में थियोरेटिकल बातें भी ज़्यादा आती है, और अक्सर बच्चों का रोना रहता है। मैं 15 साल से काम करता हूँ, देखता आया हूँ कि बच्चे कहते सर समझ में सब कुछ आता है लेकिन याद नहीं रहता। अरे उसके लिए कुछ ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बनाओ, कुछ सॉन्ग्स बनाओ, कुछ ऐसे टिप्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, जिससे आपको केमिस्ट्री ईजी हो जाए, एकदम ये हो जाए। तो चलो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम कंफर्म होता है बट दे कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर। इनमें तो कुछ भी कंफर्म नहीं होता, वॉल्यूम और शेप कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब प्योर सब्सटेंस के अंदर रेशियो होता है, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रेशियो होगा, वो क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो ऑफ, नोट कर लेना, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स? बच्चों एक बात आपके दिमाग में रही, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल का रेशियो फिक्स रहता है प्योर सब्सटेंस में। जैसे एकदम प्योर सब्सटेंस में कोई लेता हूँ एग्जांपल, उसमें जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, तो H2 बना रहा है, तो उसका रेशियो H2 और O का रेशियो फिक्स रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। फिर आता है मिक्सर। तो मिक्सर 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो ये सारी डेफिनेशन है, आप घोकने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ही जान दो, मिक्सर 2 प्रकार का होगा, एक होमोजीनियस मिक्सर और सेकंड बनाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सर। अब देखिए बच्चों, मैं आपके साथ अभी भी बात कर लेता हूँ इसमें प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आता है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर तो आपने जान लिया कि फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। इसके अंदर प्योर सब्सटेंस में 2 आते हैं, कौन, एक तो आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। देखना बच्चों, ये बातें धीरे धीरे आप जान जाओगे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब आपको ये एक पिक्चर आपके सामने है मैटर का। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। मैटर का 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन, पहला टाइप फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड टाइप केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा मिक्सर होता है। प्योर सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो फिक्स रहता है, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम एलिमेंट कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो वो क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर लिख लेना आप, कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, 1 टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब एक ही प्रकार के एटम है। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड एंड फॉर्म H2O। तो H2O क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। तो कंपाउंड की डेफिनेशन नोट कर लो बच्चों, मेड ऑफ 2 और मोर एटम और डिफरेंट एलिमेंट। मेड ऑफ, कंपाउंड कैसे बनता है, 2 और मोर एटम हैविंग डिफरेंट एलिमेंट। जैसे H डिफरेंट है,
इसके दो दो एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, तो ये मिलके क्या बना H2O। तो H2O क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। तो आपको एलिमेंट के बारे में पता चला होगा, कंपाउंड के बारे में पता चला होगा, साइंस लिया है तो इतनी सी बात तो आप नॉर्मल जानते हो। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सर। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत डेवलपमेंट होगा। देश की जो इकोनॉमी है वो साइंस के स्टूडेंट पे डिपेंड होती है। साइंस का स्टूडेंट कहीं भी जाके डेवलप हो सकता है, आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकता है आगे जाके, लेकिन बजाय कॉमर्स और आर्ट्स की कंपेयर में कैरियर ऑप्शन भी साइंस में ज़्यादा रहते हैं। तो आप जान गए होंगे बच्चों, अब होमोजीनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर जिसके अंदर सारे कंपोनेंट एक ही स्टेट में होते हैं। जैसे आप एक पानी और उस पानी के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स डाल दो तो पानी और कोल्ड ड्रिंक्स सब क्या लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो वो क्या है होमोजीनियस। और अलग अलग फेज के अंदर कंपोनेंट होते हैं तो वो पूरा मिक्सर क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस में क्या होगा, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट ए कंपोनेंट इन इनडिस्टिंग्विशेबल एंड एटमॉस्फेरिक एयर नियर बाई होमोजीनियस मिक्सर। वायुमंडलीय मिक्सर है, गैसों का मिक्सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। वायुमंडल के अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो ये सब क्या है गैस, इन पूरा कंपोजिशन क्या है पूरा सब गैस 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 है। तो वो क्या हुआ होमोजीनियस मिक्सर। होमो मतलब सेम, पूरे मिक्सर के अंदर कंपोनेंट सब एक ही फेज के अंदर है तो वो होमोजीनियस, और डिफरेंट डिफरेंट फेज में है तो वो क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सर है। तो आई होप मैटर का क्लासिफिकेशन आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा बच्चों। एक बार आप नोट डाउन कर ले, एनसीईआरटी की बुक की हेल्प लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों, लिख जरूर लेना। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करना, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ एनी टाइम। ये लिख लेना बच्चों 7990543720। यू कैन कॉल मी, माय नेम इज रतन पुरोहित। ध्यान रखना आपको अपने कैरियर बनाना है केमिस्ट्री के अंदर, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एक बार अपने से पढ़ने के बाद स्टूडेंट 45 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर ही सकता है नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम में। और देश की हर मेडिकल कॉलेज में मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट होगा, आप पता कर लीजिएगा। हर स्टूडेंट अपने को जानता है। अपन खाली बातें नहीं कर रहे बच्चों, आपको करके दिखाते हैं। वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं। पहले हम एनसीईआरटी को पकड़ के चलते हैं और उसके बाद आगे हम जी नीट और आईआईटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हमको पूछेंगे आईआईटी लेवल का तो हम आपको व्हाट्सएप पे तुरंत आपको जवाब देंगे बच्चों। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो का पूरा देखिए और लिखते रहिए। अगले टॉपिक में मैं जा रहा हूँ बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था 7 फंडामेंटल यूनिट अभी इसके बाद का टॉपिक लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबकी यूनिट आपको पता है। फंडामेंटल यूनिट के बाद डेराइव्ड यूनिट, उसके पहले पढ़ाया था मोल निकालने के फॉर्मूले पढ़ा दिए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में नेक्स्ट टॉपिक पे। वो आज का हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आपको सिखा दिया, मोल निकालना सिखा दिया। अब मैं आगे जा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक्चुअल मास निकालना। मोलर मास के बाद एक्चुअल मास। बच्चों मास कई प्रकार का होता है, देखो एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। मोलर मास तो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया। आज मैं एक छोटी सी बात पे जा रहा हूँ बच्चों जिसको कहते हैं एक्चुअल मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो आपको निकालना सिखाया है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल मास, एक नया टॉपिक है एक्चुअल मास। क्या होता है बच्चों एक्चुअल मास? ये क्लास हमारा जो है 11th इंग्लिश मीडियम CBSE, 11th इंग्लिश मीडियम CBSE और जी नीट का जो क्लास है, ध्यान देना मेनली हम फोकस कर रहे हैं एंट्रेंस के ऊपर बट एनसीईआरटी को साथ में लेते हुए। चलिए बच्चों एक्चुअल मास क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है अभी तक मोलर मास निकालना। एक्चुअल मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने कहा कि मास ऑफ ऑक्सीजन आपको कहा O का मास कितना होता है 16, ऐसे लिखते हैं कि नहीं O8 16। तो मैं इसको O2 में कन्वर्ट कर लूँ तो मास कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 2 32 ग्राम या 32 यूनिफाइड कहोगे। तो ये इसका क्या हुआ रिलेटिव मास या मॉलिक्यूलर मास हुआ। अगर आपको पूछे इसका एक्चुअल मास बताओ तो कैसे होगा, तो आप इस बात को समझिए। मोलर मास इसका 16 है एक ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 32 हुआ। अब व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन? एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का एक्चुअल मास? तो एक्चुअल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो 32 ग्राम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे AMU से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AMU? मेरी क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हर बच्चे को पता होगा एटॉमिक मास यूनिट।
AMU, मैंने आपको पहले बताया था 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका एक्चुअल मास निकालना है, तो इस ऑक्सीजन का O2 का एक्चुअल मास निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मोलर मास 32 है, रिलेटिव मोलर मास 32 है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा AMU से 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो क्या आ जाएगा बच्चों एक्चुअल मास? जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, फटाफट बोलो। एक्चुअल मास कितना आ जाएगा इसका? वो होगा, वो इसका एक्चुअल मास होगा। चलो आपको समझ में आया? यहाँ पर 1.66 कह दो या 1.67 कह दो, चलो राउंड अप 666 आगे आता है इसलिए सिग्निफिकेंट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका एक्चुअल मास आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कल उठ के मैंने के लिए बच्चे को पूछ लिया कि बेटा H2O का एक्चुअल मास क्या होगा? व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ H2O। देखो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं बच्चों को, मोलर मास न पता होता है ना एक्चुअल मास पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता, मोल भी पता नहीं होता, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आती है हमको, घोंकते हैं खाली। देखिए बच्चों ध्यान से समझो, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ H2O। H2O का एक्चुअल मास क्या होगा? एक्चुअल मास निकालना है वाटर का, तो आप जानते हो इसका मोलर मास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, आप जानते हैं। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। इस पूरे को सॉल्व किया, आपका आंसर आया 18 ग्राम, 18U यूनिफाइड या AMU। तो अब इसको एक्चुअल मास में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ AMU। AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो मैं क्या करूंगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज योर आंसर। योर आंसर इज एक्चुअल मास। तो अब आप मोलर मास और एक्चुअल मास के बारे में जान गए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, जो भी मोलर मास होता है पूरे मॉलिक्यूल का, जो मास आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से, आपको मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक्चुअल मास। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत आसान सा होमवर्क में, मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना, बहुत आगे तक जाओगे बच्चों, और फिर आपकी इच्छा, आप नज़रअंदाज कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, मैं जो होमवर्क देता हूँ उसको आप नहीं लिख रहे हो, तो फिर आप पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। फिर देखो केमिस्ट्री भी एक दिन आपका एग्जाम जरूर लेगी, समय आपका साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो अभी हमारा होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ बच्चों, आप लिखना व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ फॉलोइंग। आपको एक होमवर्क का छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, होमवर्क रोज का रोज करो, और नहीं आ रहा है आपको तो मुझे डाउट पूछना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, कैलकुलेट एक्चुअल मास, अंडरलाइन करना, मैं मोलर मास नहीं पूछ रहा हूं बच्चों, एक्चुअल मास ऑफ फॉलोइंग, इनका एक्चुअल मास निकालो, जल्दी 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 एक्चुअल मास निकालो। पहला सपोज मैंने आपको दिया ग्लूकोज C6H12O6, पहले तो आप इसका मोलर मास निकालो। मोलर मास निकालना मेरी क्लास में बेटे हर बच्चे को आ गया है। अगर आपको मोलर मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाओगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना। जो मोलर मास आता है उसको मल्टीप्लाई कर लो AMU की वैल्यू से। AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलो पहला एग्जाम्पल, हम चलते 5 में चलते, वो 5, ये 5 क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अमोनिया का एक्चुअल मास निकालना बच्चों, मुझे व्हाट्सअप करना आप सॉल्व करके, अगर आपको समझ में आया है तो। फिर आएगा मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करना ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर आपको ये एक्चुअल मास निकालना आया है तो। मोलर मास निकालना आप जानते हो, पहले के लेक्चर आपने देखे हैं, तो मोलर मास आपको आ रहा है। मोलर मास को एक AMU से मल्टीप्लाई कर लो, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअल मास में। बच्चों देखिए ध्यान से समझिए, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं आपको, अगला एग्जांपल जो डेली यूज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन NaOH, एंड देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो इनका मोलर मास निकाल लो, मैंने सिखाया है, एक नहीं 2 लेक्चर में सिखाया है, रिकॉर्डेड वीडियो पहला और दूसरा लेक्चर देख ले मोलर मास के लिए, और मोलर मास जो मिल जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो AMU से। AMU क्या होता है? AMU की वैल्यू मैंने आपको सिखाई है बच्चों, एक AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट, फिर से सुन लो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो। जो भी मोलर मास आपका आता है इन सबका, इसका 180 आएगा, इसका 14 और 3 17 आएगा, इसका 36.5 आएगा, इसका 40 आएगा, इसका 100 आएगा। जो भी वैल्यू आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर होगा किसमें? एक्चुअल मास में।
तो मोलर मास को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, रिलेटिव मोलर मास भी कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है यूनिफाइड को ग्राम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है AMU से। एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻²4। ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। बच्चों अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एटॉमिसिटी। व्हाट यू नो अबाउट एटॉमिसिटी। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या बच्चों, एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी अभी देखो मेरे साथ बने रहो, 2 सेकंड के बाद आप सीख जा रहेंगे एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, आखिरकार एटॉमिसिटी क्या होती है। सर ये क्या फंडा है एटॉमिसिटी का। अरे एटॉमिसिटी ये हो गया एटॉमिसिटी कौन सी सिटी, पाटन सिटी नहीं, एटॉमिसिटी क्या होती है, लिखिए डेफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम in a molecules in elementary substance are called atomicity। कितने एटम हैं एलिमेंट्री सब्सटेंस के अंदर। जैसे मैंने कल उठ के किसी बच्चे को पूछ लिया, मेरे एक दोस्त को, मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से दिया, कौन सा मॉलिक्यूल दिया मैंने, मॉलिक्यूल्स दिया मैंने CH4। मैंने पूछा बेटा इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। बच्चा बहुत होशियार था, उसने कहा कि सर कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो इसकी एटॉमिसिटी आएगी 5। एटॉमिसिटी कितनी आएगी, 1 एटम ऑफ कार्बन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, टोटल एटॉमिसिटी 5। चलो एक एग्जांपल मैंने और पूछ लिया, मैंने कहा कि O2 सर 2 ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिसिटी इसकी होगी 2। H2 एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई। चलो बेटा समझ में आ गया होगा। चलो भाई मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि NH3 की एटॉमिसिटी क्या है, NH3। बच्चा कह रहा है सर नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। चलो इधर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि H2SO4 की एटॉमिसिटी, तो बच्चा कह रहा सर 2 एटम इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम इसके अंदर सल्फर का है, और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल एटॉमिसिटी होगी 4 और 1 5, 5 और 2 7। H2SO4 की एटॉमिसिटी 7, क्योंकि टोटल 7 एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2SO4 बना रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओजोन का मॉलिक्यूल, ओजोन की एटॉमिसिटी क्या होती है बच्चों, O3। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं O3, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 3 ऑक्सीजन के एटम, तो एटॉमिसिटी 3 होगी। तो एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की बात को समाप्त कर देते हैं बच्चों यहाँ तक। फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। अभी तक मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें सिखानी है। मोल सिखाया है मैंने, मॉलिक्यूलर मास सिखाया है जिसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, एटॉमिसिटी सिखाई है, एक्चुअल मास निकालना अभी सिखाया है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस पे बच्चों, आपको 1-2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, थोड़ी अच्छी वाली प्रॉब्लम दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चंस नंबर 1 आपके सामने रख रहा हूँ। क्या है क्वेश्चंस हमारा, फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर नाइट्रोजन का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। और क्या निकालना है बच्चों, नाइट्रोजन का 56 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तो आपके पास ग्राम दिया है, 56 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया है आपको, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों,
कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बच्चों। पहले तो मोल निकालना मैंने आपको सिखाया, याद हो तो आपको। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसने कहा है मोल, ये होता है मोल और नाइट्रोजन N2 फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? N2, डाई नाइट्रोजन फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस आपको N फॉर्म में नहीं मिलेगी, N2 फॉर्म में मिलेगी। तो नाइट्रोजन का STP पर मोल निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपका था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज गिवन टू यू 56 ग्राम, हियर 56 ग्राम पुट कर दीजिए। और N2 आपको पता है नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14 × 2 28। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गएगा 28। इसका इसके अंदर भाग दे दो, मोल कितना आ गया बच्चों? 2 मोल आ गया। अब आपको एक खास बात याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होता है? 22.4। तो 2 मोल का कितना? 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है? 1 मोल गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर एट STP, 4 लीटर वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के मोल कितने आए? 2 मोल आए। तो यूनिटरी मेथड लगा लो, 2 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी? क्वेश्चन मार्क। यूनिटरी मेथड लगा लो, इसका इसके साथ रिलेशन, ये एक इसके नीचे। तो 22.4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 11.2 लीटर। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा वॉल्यूम इसका। सॉरी, 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना, एक भूल हुई, सॉरी बाय मिस्टेक। 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। फिर से समझिए, यूनिटरी मेथड को समझिए अच्छे से। 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? फिर से देखो, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो हमारे पास कितनी मोल है? 2 मोल है। 2 मोल कहाँ से निकला? यहाँ से। 2 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी? क्वेश्चन मार्क। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो कितना वॉल्यूम आएगा? मेरी एक भूल हुई थी, वो अभी दूर कर देना यहाँ पर। 22.4 × 2 तो कितना हो जाएगा? 44.8। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। तो आपको समझ में आया होगा 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है? 22.4 लीटर। तो यहाँ 56 ग्राम में नाइट्रोजन के मोल कितने आए? 2 मोल आए। तो 2 मोल कितना? 1 मोल इतना, तो 2 मोल कितना? तो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यूनिटरी गलत लगा दी थी। 22.4 × 2/1। देखो मिस्टेक, जितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करिए, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखिए। मोल कैलकुलेट करने की मैंने 5 प्रॉब्लम बताई थी। धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। आप ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते होंगे हाई लेवल के, वो देखने से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं लगाओगे, आप खुद क्वेश्चन बनाना नहीं जानोगे, खुद से आपसे भूल नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो जितनी ज़्यादा भूल करेगा, प्रैक्टिस करेगा, परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट पे लगाइए। कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस नीट या जी में पूछे जाते हैं। चलो हम आते हैं आज का लास्ट हमारा ट्रिक्स ऑफ द डे। आज का एक ट्रिक्स बता देते हैं आपको, वो 5 जो कुछ खास, जिसकी बदौलत हम चलते हैं 5-5 करके आपका लेवल बनाते हैं, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। 90% बच्चों का यही प्रॉब्लम रहती, सर केमिस्ट्री में याद नहीं रहता। उस प्रॉब्लम को हम अभी दूर कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं, वो 5 जो कुछ खास। आज की बात में मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूँ आपको। 5 कौन 5 है जो खास है? ज़रा हटके, जो टॉपिक से मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा, ज़रा हटके, वो 5 जो कुछ खास। क्या खास है? कल मैंने आपको बताया था वो 5 जो डाइल्यूट एसिड से प्रिसिपिटेट होते हैं। आज जरा हटके में हम बात करेंगे, जरा हटके कुछ कलर ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का कलर कैसे याद रखते हैं? कलर ऑफ द एलिमेंट। कल मैंने एक और खास बात बताई थी, आज भी कुछ खास बात बता रहा हूँ। कलर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का कलर कैसे याद रखें? अरे सर 103 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नाउ 124 एलिमेंट डिस्कवर और हो गए। हम एक का कलर याद रखेंगे तो हम खुद का कलर भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। इतना घोंक पाना मुश्किल हो जाता है, खुद को भूल जाओगे, पागल भी हो सकता है इंसान। तो कुछ ट्रिक्स बनाते हैं याद रखने की। कलर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का कलर कैसे याद रखें? एक बार पूछा गया था कि सर क्रोमियम का कलर कैसा होता है? क्रोमियम 3+। Fe+2 का कलर कैसा होता है? Fe+3 का कलर कैसा होता है? लाल, भूरा, काला, ग्रीन, येलो, वॉयलेट। कैसे याद रखें? तो इसको कलर याद रखने की कलर याद रखने की हम एक ट्रिक्स बनाते हैं।
जो अक्सर पूछी जाती है नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेडब्ल्यू की जो विशेष करके तैयारी करे, जिन बच्चों को आईआईटी टारगेट है उन बच्चों को ऐसे कलर पूछे जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक्स याद रखना है। आज का हमारा ट्रिक्स क्या है, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ग्रीन क्रो, ग्रीन बोले तो हरा, क्रो बोले तो कौवा, क्रो फंसा, फंसा ऐसा लिखा जाता है हिंदी में। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, कैसे कप में बच्चों, ब्लू कप में, और मेरा मन है वो पिंक है, पिंक मन। अब आप इससे आपका हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ग्रीन कलर किसका होता है, क्रोमियम 3+ और Fe+2 और Fe+3, इन तीनों का कलर कैसा होता है बच्चों, मैं यहाँ से इस तरह से बना देता हूँ, इस तरह से, इन तीनों का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ब्लू कप, कप बोले तो कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 29, सॉरी एटॉमिक नंबर 29, और उसका रंग होता है वो होता है ब्लू। और मन, मन बोले तो मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, जिसको कहते हैं पिंक मन, तो इसका कलर होता है पिंक। तो आई होप आपको ये कलर याद हो जाए होंगे। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, क्रोमियम, फेरस, इन सब का कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है। कभी भी पूछे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको ग्रीन कलर। फिर कॉपर का कलर कैसा होता है बच्चों, Cu+2 का कलर कैसा होगा, Cu+2 का कलर ब्लू कलर होगा। चलो, मैग्नीज, मैग्नीज+2 का कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा। तो ये 5 देखो, 1 2 3 4 5 हमारा काम होता है वो 5 जो कुछ खास, ये 5 रेडिकल्स है जिनका कलर आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। आज की बात को मैं फिनिश कर रहा हूँ, और मैंने जो बातें सिखाई उनको याद करके आना बच्चों। मोल निकालना, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो जितने मोल आपके पास आ जाए उसको मल्टीप्लाई बाई 22.4 कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और वो वॉल्यूम कहाँ होगा, STP पर वॉल्यूम होगा लीटर में। और भी कई तरह की प्रॉब्लम हम करेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डाउट पूछना शुरू कर दो बच्चों, और धीरे धीरे आप ग्रिप पकड़ लोगे, फिर केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज फिर याद करते रहो। थैंक्स फॉर विजिट, फिर मिलूंगा बच्चों इसी टाइम अगले लेक्चर में।